यूनिट ऑफ लाइफ सेल। हमारे लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है उसे ही हम सेल कहते हैं, और उसी सेल की जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं सेल। सेल क्या होता है? ऑल लिविंग फॉर्म्स आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड एज सेल। जितने भी हमारे लिविंग फॉर्म्स हैं वो सारे के सारे कंपोज्ड किए गए हैं एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट से। वो एक बहुत छोटे यूनिट से मिलकर के बने हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। जितने भी हमारे लाइफ फॉर्म्स हैं, जितने भी जी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका इस बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन सब के सब सेल से ही फॉर्म हुए रहते हैं। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अ सेल, किसी भी सेल के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की जो स्टडी की जाती है उस ब्रांच को क्या कहते हैं साइंस के? साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी के थ्रू हम किसी भी सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन और उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं। सेल वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड ऑब्जर्व्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन अ थिन डेड स्लाइस ऑफ अ कार्क इन द ईयर 1665। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था, वो भी एक डेड टर्म से, एक थिन डेड स्लाइस से। किसके? कॉर्क के। एक कॉर्क जो टर्म होता है उसके डेड स्लाइस टर्म से उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था, और वो ईयर था 1665। फर्स्ट फ्री लिविंग सेल, ध्यान रखिएगा दोनों में डिफरेंस है। अगर आपसे पूछता है कि सेल की डिस्कवर किसने किया है तो आप 1665 में रॉबर्ट हुक का बताएंगे, लेकिन ध्यान रखिए अगर डेड सेल का कहा है तो रॉबर्ट हुक है। लिविंग सेल का डिस्कवर एवी ल्यूवेनहॉक ने किया था इन 1674। 1674 में उन्होंने लिविंग सेल का किया था, और डेड सेल का डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया है। लिविंग सेल का डिस्कवर एवी ल्यूवेनहॉक ने किया है। प्रोटोप्लाज्म इज एन एग्रीगेट ऑफ वेरियस केमिकल। करा प्रोटोप्लाज्म जो होता है एक एग्रीगेट वेरियस केमिकल होता है, सच एज वाटर, जो कि वाटर में आयंस, साल्ट एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स etc along with the cell organelle and nucleus are the constituent in a cell। एक सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनमें आपके जो टर्म्स होते हैं प्रोटोप्लाज्म के, वो केमिकल सब्सटेंस में वाटर, आयन, साल्ट, अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, सारे के सारे टर्म्स जुड़े होते हैं। इट एग्जिस्ट इन अ सॉल जेल स्टेट, और यह जो है सेल जो होते हैं सॉल जेल स्टेट में पाए जाते हैं, जो कि आपने चैप्टर सॉल्यूशन में पढ़ा होगा सॉल जेल स्टेट के बारे में। यह भी एक तरह का स्टेट है। अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी क्या है? टू बायोलॉजिस्ट स्केलेटन एंड स्क्यूमॉन इन 1838, ये दोनों के दोनों केमिसिस्ट बायोलॉजिस्ट 1838 में इन्होंने एक थ्योरी दी जिसे सेल थ्योरी के नाम से कहा जाता है। सेल थ्योरी क्या है? ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे एनिमल्स हैं या प्लांट हैं वो सारे के सारे किससे मिलकर के बने हुए हैं? सेल से मिलकर के बने हुए हैं। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। लाइफ का बेसिक यूनिट सेल है। ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और जितने भी पुराने सेल से, जितने भी नए सेल होते हैं वो सारे के सारे पुराने सेल से ही बने होते हैं। वायरसेस एट द एग्जिस्ट ऑफ द सेल थ्योरी, वायरसेस आर द एक्सेप्शन। वायरस जो होते हैं इसमें एक्सेप्शन है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन वायरस होते हैं। वायरस जैसे सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते, बाकी वो एक्सेप्शन के तौर पर लिए जाते हैं। और ये आपके पास जो है एक स्लाइस पर आपका टर्म दिया है जिसमें आपको दिखाया गया है कि ये आपके सेल के पूरे स्ट्रक्चर हैं और ये उसका न्यूक्लियस है। ये स्ट्रक्चर जो है ओनियन पिल्स का है। जब प्याज के छिलके पर पहली बार टर्म को लेकर के देखेंगे तो आपको ऐसे उसके सेल दिखाई देंगे, और ये जो आपको रेड डॉट दिखाई दे रहे हैं ये उसके न्यूक्लियस है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल आर टू काइंड्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर बात करेंगे तो सेल दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। वेरी माइन्यूट इन साइज,
करा प्रोकैरियोटिक सेल बहुत माइन्यूट होते हैं, एग्जांपल 1 to 10⁻⁻⁶ मीटर। और अगर हम इस टर्म की बात करते हैं इस फेजेस में, तो अब आप बात कर सकते हैं फेयरली लार्ज इन साइज। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो फेयरली लार्ज होते हैं, 5 to 100 पिकोमीटर। अब बात करेंगे न्यूक्लियर रीजन, न्यूक्लियाइड नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कह रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसके चारों तरफ नहीं पाए जाते हैं, बट न्यूक्लियर मटेरियल सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, कवर्ड किया रहता है न्यूक्लियस को। ऑलवेज यूनिसेलुलर, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। और यूकैरियोटिक जो होता है, प्रोकैरियोटिक सिर्फ यूनिसेलुलर में पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक दोनों ऑर्गेनिज्म में वाले में टर्म में पाया जाता है जो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है। सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट, यू प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं और यूकैरियोटिक में मोर देन क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यहां न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल्स डिवीजन बाय फिजन और बडिंग, इसके जो सेल्स होते हैं वो डिवीजन और फिजन करके, जो इनका डिवीजन होता है वो फिजन और बडिंग करके डिवाइड होते हैं। सेल टूटते हैं तो वो बडिंग करते हैं, नहीं तो आपका फिजन करते हैं। वहीं सेल डिवीजन बाय मियोसिस, मियोटिसिस एंड मियोसिस, इसके विषय में हमें आगे पढ़ना है कि मियोटिसिस क्या है और मियोसिस क्या है। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो डिवीजन करते हैं मियोटिसिस एंड मियोसिस के थ्रू, लेकिन वहीं प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो फिजन और बडिंग द्वारा डिवाइड होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड बाय ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, कह रहा है कि वो मेम्ब्रेन जो कि सेल के और सेल ऑर्गेनेल्स को बाउंड करता है वो नहीं पाया जाता। एग्जाम्पल बैक्टीरिया है, और इसका एग्जाम्पल ऑल प्लांट, एनिमल, अमीबा ईटीसी। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड द सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, कह रहा है सेल ऑर्गेनल के चारों तरफ मेम्ब्रेन पाया जाता है, और इसके एग्जांपल्स हैं जितने हमारे पौधे हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल होता है, एनिमल्स हैं उनमें यूकैरियोटिक पाया जाता है, और अमीबा उसमें यूकैरियोटिक होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में सबसे पहले इनके सेल नंबर के बारे में बात करते हैं। तो यूनिसेलुलर जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके, वो सारे के सारे सिंगल सेल वाले होते हैं, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो ये लार्ज नंबर ऑफ सेल होते हैं, और ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है यूनिसेलुलर का। लेकिन अगर मल्टीसेलुलर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो वो मल्टीपल सेल से मिलकर के बने होते हैं और इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो ऑल फंक्शन आर प्री फॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे प्री फॉर्म्ड होते हैं, पहले से ही प्री फॉर्म्ड है। बट अगर मल्टीसेलुलर की बात करेंगे तो डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फंक्शन। वहीं अगर हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर के बारे में तो अलग अलग स्पीसीज अलग अलग फंक्शन फॉर्म करती है। चलने का कुछ और फॉर्म करता है, बैठने का कुछ और, अगर आप ध्यान देंगे बोलने का कुछ और, तो अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग मल्टीसेलुलर में फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर की। नॉट परफॉर्म रिक्वायर्ड, कह रहा है कि नॉट परफॉर्म, या परफॉर्म भी नहीं करते या नहीं रिक्वायर्ड की बात करते हैं, रिक्वायर्ड। लेकिन अगर हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो सेल स्पेसिफाइड बाय टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जितने भी सेल्स होते हैं उन सबको अलग अलग डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बने होते हैं मल्टीसेलुलर में। रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, इन्वॉल्व्स द सेम सिंगल सेल, रिप्रोडक्शन के लिए एक ही सिंगल सेल इन्वॉल्व होता है। बट अगर मल्टीसेलुलर की बात करते हैं तो मल्टीसेलुलर स्पेशलाइज्ड सेल, इनके अलग अलग सेल्स होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, जिनको जर्म सेल्स टेक पार्ट इन द रिप्रोडक्शन, और इनके जर्म्स जो टर्म्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो इनका जो यूनिसेलुलर होते हैं कुछ ही समय के लिए होते हैं, छोटा होता है, बट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत लंबे समय तक उनका लाइफ स्पैन रहता है, इसका मतलब बहुत अधिक लंबे समय तक जीते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया ईटीसी। लेकिन वहीं अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो प्लांट है, फंजाई है और एनिमल्स है। अब बात करते हैं सेल साइज के बारे में। सेल साइज के बारे में बात करेंगे। साइज ऑफ सेल्स इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द इट्स पोजीशन एंड
फंक्शन। सेल की अगर हम साइज की बात करते हैं तो ये जो है उनके पोजीशन वेरिएबल अलग अलग टर्म के पोजीशन और फंक्शन पर डिपेंड होती है। सम आर माइक्रोस्कोपिक व्हाइल सम आर विजिबल ऑफ द नेकेड आइज। कह रहा है कि जितने भी हमारे माइक्रोस्कोपिक टर्म की अगर हम बात करते हैं, जो भी हमारे सेल की साइज होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी जिनको माइक्रोस्कोप से ही सिर्फ देखा जा सकता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको नेकेड आइज, हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, नेकेड आइज से देख सकते हैं। देयर साइज में वेरी फ्रॉम, उनके जो साइज होते हैं वो वेरी करते हैं 0.2 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर है, और माइक्रोमीटर टू 18 सेंटीमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर से लेकर के 18 सेंटीमीटर तक है। साइज ऑफ द टाइपिकल सेल इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेंजेस फ्रॉम 2 to 120 माइक्रोन। कह रहा है कि अगर साइज की बात करें टाइपिकल सेल्स के लिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो यह 2 माइक्रोन से लेकर के 120 माइक्रोन के बीच तक हो सकते हैं। द लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग। कह रहा है कि जो अगर हम बात करते हैं, आपसे पूछता है क्वेश्चन कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, तो वो ऑस्ट्रिच एग होता है। वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 30 सेंटीमीटर वाइड एंड वेट 1.4 केजी का होता है। जो सबसे लार्ज सेल की अगर हम बात करते हैं तो वो ऑस्ट्रिच का एग होता है। वहीं द लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल अप टू 1 मीटर। और जो अगर लॉन्गेस्ट सेल की बात होगी तो आप क्वेश्चन में लिखेंगे, आप टर्म में जवाब देंगे कि नर्व सेल जो है सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। लार्जेस्ट सेल की बात होगी तो ऑस्ट्रिच एग, और लॉन्गेस्ट सेल की बात होगी तो आप नर्व सेल का, और स्मॉलेस्ट सेल की अगर हम बात करेंगे तो पीपीएलओ की बात करेंगे, जो कि माइसोप्लाज्म में पाई जाती है। तो ये शॉर्ट हमारे टर्म्स हैं। सेल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसके विषय में बात करते हैं। देयर इज एन ऑकरेंस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द यूकैरियोटिक सेल एज दे ऑल गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। कह रहा है कि जैसे हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर की बात अगर हम करते हैं तो इनमें डिवीजन पाया जाता है, लेबर डिवीजन पाया जाता है, और वो एक स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, और वो एक स्पेसिफिक टाइप के कंपोनेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। वो सेल के कंपोनेंट कहलाते हैं। ईच ऑफ देम परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। और वो जो सेल के कंपोनेंट हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं, उनका अलग अलग परफॉर्मेंस होता है सेल के अंदर। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले टर्म की हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली permeable in nature, means it allow or permits to the entry and exit of the some materials in and out of the cell। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं वो सेलेक्टिवली permeable होते हैं। इसका सेंस यह है कि प्लाज्मा के सेल के अंदर कोई चीज एंट्री लेगी या एग्जिट करेगी, ये सारा डिसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके करते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्लाज्मा लेमा। प्लाज्मा लेमा का प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है कौन, सेल मेम्ब्रेन। इट इज द लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल इज सेपरेट साइटोप्लाज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। कह रहा है कि इसकी जो बाउंड्री होती है सेल मेम्ब्रेन की, ईच ऑफ सेल, हर सेल के अंदर, विच सेपरेट साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म को सेपरेट कर देता है फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के चारों तरफ। इट इज फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल। जो सेल मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सारे के सारे आपके प्लांट और एनिमल दोनों टर्म में पाए जाते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल इन केस ऑफ एनिमल्स एंड लाइज बिलो द सेल एज वेल एज कॉल्ड केस ऑफ प्लांट। कह रहा है कि इसके जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल के अंदर, यह एनिमल्स के साथ साथ आपके प्लांट के केस में भी मिलती है। एज पर द लिक्विड मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। कह रहा है कि एज पर लिक्विड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो लिक्विड मॉडल होता है वो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स का बना होता है, वेयर प्रोटीन्स आर सैंडविच्ड बिटवीन द बाइलेयर ऑफ लिपिड्स। बाइलेयर लिपिड्स के बिटवीन में आपका जो है प्रोटीन्स की लेयर पाई जाती है, जैसे सैंडविच की पाई जाती हो। कौन, लिक्विड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिक्विड प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो लिपिड के बीच में एक प्रोटीन का टर्म पाया जाता है, जो कि सैंडविच की तरह आपको दिखाई देगी। सिंगर एंड निकोलस, सिंगर और निकोलस नाम के दो आपके
केमिस्ट्री बायोलॉजिस्ट है, गेव द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उन्होंने मोज़ेक मॉडल दिया, आर लिक्विड बाइलेयर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उन्होंने ही बाइलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टर्म को बताया। उन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, दो लिपिड के बीच में एक प्रोटीन टर्म बैठा होता है, एज लाइक द सैंडविच, ये सिंजर और निकोलसन का कहा हुआ है। इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, करा है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं ये फ्लेक्सिबल होते हैं और फोल्ड किए जा सकते हैं। ब्रोकन एंड रीयूनिटेड, ये टूट सकते हैं और फिर से वापस रीयूनिटेड हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, यह जो होता है रेगुलेट करता है मूवमेंट को, किस मूवमेंट को? सेल के अंदर क्या आना है और सेल के बाहर क्या जाना है। इट हेल्प्स टू मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोजिशन ऑफ द सेल, और यह सेल के डिस्टिंक्ट कंपोजिशन को भी मेंटेन करता है। अब बात करते हैं सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस के, वो कैसे क्रॉस करते हैं? पहला प्रोसेस है डिफ्यूजन का और दूसरा है ऑस्मोसिस का। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? सॉल्वेंट एंड सोल्यूट पार्टिकल्स मूव टू इक्वल कंसंट्रेशन, नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व। करा है ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इक्वल कंसंट्रेशन के होते हैं और उसमें कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पार्ट नहीं लेता, वो इन्वॉल्व नहीं होता। और अगर ऑस्मोसिस प्रोसेस की बात करें तो ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव। अगर आप डिफ्यूजन प्रोसेस की बात करते हैं तो डिफ्यूजन में सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों मूव करते हैं, लेकिन अगर ऑस्मोसिस प्रोसेस की बात करेंगे तो सिर्फ आपका सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं, सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट मूव, सोल्यूट के पार्टिकल्स मूव नहीं करते इन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। द मूवमेंट इज थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यह जो मूवमेंट होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इन विच प्रोसेस? ऑस्मोसिस। और वही अगर डिफ्यूजन प्रोसेस की बात करेंगे तो हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कोई जरूरत नहीं है, और इसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों के दोनों मूव करते हैं। इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशन इन, और कह रहा है कि ये जो दोनों के दोनों कॉमन फैक्टर है कि दोनों के कंसंट्रेशन क्या होते हैं? इक्वलाइज करने के प्रोसेस में होते हैं, कि दोनों का जब तक कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता है तब तक ये मूव करते रहते हैं। डिफ्यूजन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मूव करते हैं और ऑस्मोसिस वाले में सिर्फ सॉल्वेंट ही मूव करता है। जैसे हाई कंसंट्रेशन एंड लो कंसंट्रेशन के लिए डिफ्यूजन दिखा रहा है आपका, ध्यान दीजिए, ये आपका हाई कंसंट्रेशन है और लो कंसंट्रेशन की तरफ ये क्या हो रही है? वो पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है, तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं, दोनों मूव हो रहे हैं। और यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये हमारा बन लगा हुआ है, ये सेमी परमिएबल होगा, और ऑस्मोसिस प्रोसेस में लो कंसंट्रेशन यानी हाई कंसंट्रेशन में से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा? मूवमेंट होगा, और सेमी परमिएबल टर्म को क्या करना पड़ेगा? सॉल्वेंट को क्रॉस करना होगा, और डिफ्यूजन में ऐसा कोई नहीं। ध्यान देते हैं, डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स आर आयंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन। कोई भी सॉल्यूट्स हो या आयंस हो, वो अगर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूव करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, करा इसके लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड ए पैसिव ट्रांसपोर्ट। हम इसलिए इसे एक पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं क्योंकि इसके लिए किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है। हायर कंसंट्रेशन से हम लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आर वाटर। ध्यान दीजिएगा, ये मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट है, लेकिन यहाँ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आर वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक की तरफ मूवमेंट होता है, बट दैट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, और यह जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है यह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होना चाहिए। तो ऐसे में हम इसे ऑस्मोसिस कहते हैं। इसमें कोई आपके पास लेयर नहीं होती है, लेकिन इसमें एक लेयर होनी चाहिए, किसकी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की। या द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट और वाटर, वो सॉल्वेंट और वाटर की वो मूवमेंट
फ्रॉम अ लोअर कंसंट्रेशन टू अ हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ आप सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। तो इस प्रोसेस को भी हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसको हम समझते हैं। डिफ्यूजन के लिए आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट का जो मूवमेंट है वो डिफ्यूजन है, लेकिन जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है या तो वो हायर टू लोअर होगा और नहीं तो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन होगा, बट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी इस एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का एक रीजन होगा, उसके थ्रू ये टर्म डिफ्यूज होगा। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस को सॉल्वेंट का डिफ्यूजन भी कहा जा सकता है क्योंकि सॉल्वेंट ही इसमें मूव करते हैं। अब बात करते हैं इंडोमोसिस एंड एक्सोमोसिस का। इंडोमोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सेल इज कॉल्ड इंडोमोसिस। कह रहा है कि सॉल्वेंट का मूवमेंट सेल के अंदर को कहा जाता है इंडोमोसिस। इसका मतलब सेल के अंदर हमारा जो सॉल्वेंट है वो एंट्री ले रहा है तो इंडोमोसिस, और उसके साइड में सॉल्वेंट जो है आउट ऑफ द सेल जा रहा है तो एक्सोमोसिस। एक्सो का सेंस हो गया एग्जिट करना, यानी अगर सेल से आउटसाइड कोई सॉल्वेंट बाहर आ रहा है सेल से तो वो एक्सोमोसिस है, और अगर सेल के अंदर जा रहा है तो इंडो ऑस्मोसिस है। अब बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। तो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है इसके विषय में बात करते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं? When concentration of a solution outside of the cell is equal to the concentration of cytoplasma of the cell is called isotonic solution। यानी ऐसा कोई भी सॉल्यूशन सेल के आउटसाइड में जो सेल के अंदर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म के इक्वल हो जाता है, उसके कंसंट्रेशन के इक्वल होता है, वो हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है इसे एक बार और समझते हैं। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जैसा कि आपने पढ़ा है सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन और सेल के बाहर पाया जाने वाला जो भी सॉल्यूशन है उन दोनों का कंसंट्रेशन अगर सेम हो जाता है तो हम उसे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड ऑफ द सेल, कह रहा है कि आउटसाइड ऑफ द सेल का जो भी कंसंट्रेशन है वो मोर देन इनसाइड ऑफ द सेल हो जाए। इसका सेंस ये हो जाए कि अगर आउटसाइड में जो सॉल्वेंट पाया जा रहा है उसका हमारा टर्म की अगर हम बात करते हैं, उसके कंसंट्रेशन की अगर बात करते हैं, मान के चलिए आपके पास एक सेल है, इसको एज्यूम कीजिए एक सेल है और इसके बाहर आपका सॉल्यूशन एक है और इसके अंदर एक सॉल्यूशन है, और बाहर वाले का कंसंट्रेशन लेवल क्या हो गया? प्लस हो गया, यानी ज्यादा हो गया। अगर मोर हो गया किसके? अंदर वाले का, तो इसके सेंस में इसका कंसंट्रेशन लेवल अंदर वाले से अगर ज्यादा हो जाएगा तो ऐसे केस में इसे ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। ड्यू टू दिस सेल लूजेस वाटर बिकम्स प्लाज्मोलाइज्ड। करा इसके कारण जो सेल होते हैं वो वाटर को लूज कर देते हैं और प्लाज्मोलाइज्ड हो जाते हैं। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस का यह मतलब होता है श्रिंकिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम अवे द सेल ड्यू टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। कह रहा है कि वो सिकुड़ना जिसकी वजह से प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाते हैं? सेल से बाहर हो जाते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, वाटर के लॉस की वजह से, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। अब बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड ऑफ द सेल इज लेसर देन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब ध्यान दीजिएगा, अब अंदर सेल के अंदर पाया जाने वाला, ये सेल एज्यूम कीजिए कि यह सेल है और सेल के अंदर पाया जाने वाला साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा हो जाए और बाहर वाले का क्या हो जाए? कम हो जाए, तो ऐसे में किसी सॉल्यूशन को हम क्या सा सॉल्यूशन बोलते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल ऑफ फंजाई। फंजाई के आउटर मोस्ट जो भी प्लांट होते हैं या सेल ऑफ फंजाई होते हैं उनके आउटर मोस्ट कवरिंग को हम सेल वॉल कहते हैं। इट इज अब्सेंट इन एनिमल सेल, ये जो होते हैं एनिमल सेल में अब्सेंट होते हैं। सेल वॉल इज अ रिजिड, स्ट्रॉन्ग, थिक, पोरस एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। करा जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, थिक पोरस होता है एंड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर का होता है,
वो लिविंग स्ट्रक्चर नहीं है। इन प्लांट इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमी सेलुलोज। कह रहा है कि अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो हमारे जो सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज और हेमी सेलुलोज के बने होते हैं। इन फंजाई इट इज प्राइमरली मेड अप ऑफ द साइटिन। कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं फंजाई के अंदर तो ये साइटिन के बने होते हैं। सेल वॉल्स आर टू एडजेसेंट सेल आर ज्वाइंड बाय अ लेयर कॉल्ड मिडिल lamellae and microscopic channel of the plasmodesmata of the for the transport। कह रहा है कि ये जो दो सेल्स होते हैं वो एडजेसेंट सेल्स आपस में ज्वाइन करके एक लेयर बनाते हैं जिसे मिडिल लैमेलिया कहा जाता है, और ये माइक्रोस्कोपिक चैनल को प्लाज्मोडेस्माटा के तौर पर ये ट्रांसपोर्ट के काम में आते हैं। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड डिफिनिट शेप, स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ सेल वॉल। कह रहा है कि यह एक डिफिनिट शेप, स्ट्रक्चर और सपोर्ट सेल वॉल को प्रेजेंट करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द सेल, और ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। इट इज परमिएबल एंड अलाउज एंट्री फॉर द मॉलिक्यूल्स एंड डिफरेंट साइज एंड द कंट्रोल ऑफ द इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। कह रहा है कि ये जो है ये परमिएबल होते हैं और ये अलाउ करते हैं एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स को ऑफ डिफरेंट साइज। कह रहा है कि अलग अलग साइज के मॉलिक्यूल्स को ये एंट्री को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। दस कंट्रोल द इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, जिसकी वजह से ये इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट को भी कंट्रोल करते हैं। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल विच डायरेक्ट कंट्रोल ऑल इट्स सेलुलर एक्टिविटी। किसी भी सेल की अगर हम बात करते हैं तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है जो कि सेलुलर एक्टिविटीज को क्या करता है? सेल के कंट्रोल करता है। यहां पर आपको एक न्यूक्लियस का फिगर दिखाया गया है, ये फिगर ऑफ न्यूक्लियस है, इसमें आपको ये न्यूक्लियस है। इस पूरे न्यूक्लियस, ये पूरा एक बड़ा ये जो फिगर दिख रहा है ये एक्चुअल में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का फिगर है। इट इज कॉल्ड एज हेडक्वार्टर ऑफ द सेल या कंट्रोलर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हेडक्वार्टर ऑफ द सेल या कंट्रोलर ऑफ द सेल कहा जाता है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। यह रॉबर्ट ब्राउन द्वारा खोजा गया था 1831 में। इन यूकैरियोटिक, अगर यूकैरियोट की बात करते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यूकैरियोट सेल में जो आपका न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट्स कंटेन अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। कह रहा है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें एक प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है जिन्हें हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। इट हैज डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड। कह रहा है कि न्यूक्लियस पर एक डबल लेयर कवरिंग होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और वो टर्म्स आपको यहां दिखेगा। न्यूक्लियर इवनवेलप, डबल लेयरिंग आपको दिख रही होगी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस also contains न्यूक्लियोलस। कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस जो होते हैं वो न्यूक्लियोलस रखते हैं। देखिए उसका अपना एक खुद का न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। एंड क्रोमैटिन मटेरियल, और उसके अंदर एक क्रोमैटिन मटेरियल होता है जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये जो स्ट्रक्चर ये एक थिन लेयर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ऐसे कह लीजिए कि एक धागे की आकार की जो यह संरचना दिखाई दे रही है, यही क्रोमैटिन होता है न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ, जो क्रोमैटिन होता है वो किससे बना होता है? डीएनए एंड प्रोटीन। तो ये जो क्रोमैटिन मटेरियल आप न्यूक्लियस के अंदर देख रहे हैं ये आपका डीएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। दैट अल्टीमेटली कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम्स, जो कि अल्टीमेटली कंडेंस होते हैं और क्रोमोसोम्स को फॉर्म करते हैं। क्रोमोसोम्स आर क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन मटेरियल की बात करते हैं। कंसिस्ट ऑफ डीएनए व्हिच स्टोर्स एंड ट्रांसमिट टू द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल फंक्शन, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। कह रहा है कि सेल के अंदर जो आपका क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमैटिन मटेरियल्स होते हैं, वो डीएनए के टर्म को स्टोर भी करते हैं और ट्रांसमिट भी करते हैं। किसको? हेरिडिटी को, यानी गुण को। हेरिडिटी आपके एक लक्षण को एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स की तरफ ये इंटरडक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं और उसे फंक्शन में, ग्रो करने में और रिप्रोड्यूस करने में सेल को मदद करते हैं। फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल
सेल के टोटल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये कंट्रोल करता है एंड रेगुलेट द सेल साइकिल, और सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टर्स, करा है कि हेरिडेटरी कैरेक्टर्स जो होता है, माता पिता का जो गुण बच्चों में जाता है, उन कैरेक्टर्स की बात ट्रांसमिशन भी करता है फ्रॉम पेरेंट टू द देयर ऑफस्प्रिंग, माता पिता से बच्चे में। माता पिता से बच्चे में जो हेरिडिटरी का कैरेक्टर्स होते हैं वो सारा का सारा डीएनए के थ्रू या ट्रांसमिशन का काम भी न्यूक्लियस का ही होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला क्रोमैटिन नाम का मटेरियल होता है। प्लाज्म के बारे में बात करते हैं। साइटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय क्लोकर इन 1862। 1862 में साइटोप्लाज्म का डिस्कवर की बात करते हैं तो अगर इसके डिस्कवरर है जो है कॉलिकर है। यह जो साइट होता है, इट इज द साइट ऑफ बोथ बायोसिंथेटिक एंड कैटाबॉलिक पाथवेज। इट मींस यह मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इसका साइट होता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यह दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, एक है साइटोसोल्स और दूसरे हैं सेल ऑर्गेनेल्स के बारे। सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोसोल्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्वस सॉल्युबल पार्ट कंटेन वेरियस फाइबर प्रोटीन फॉर्मिंग साइटोस्केलेटन। कह रहा है कि वो एक्वस सॉल्युबल पार्ट होता है साइटोसोल, जो कि बहुत सारे फाइबर्स प्रोटीन्स को फॉर्म करके साइटोस्केलेटन को फार्मिंग करता है। बहुत सारे फाइबर प्रोटीन मिल करके साइटोस्केलेटन फॉर्म करते हैं, जो कि क्या है, साइटोसोल एक्वस सॉल्युबल पार्ट होते हैं। जो यानी जो भी आपके साइटोसोल्स होते हैं वो एक्वस सॉल्युबल पार्ट है, और वो क्या कंटेन किए रहते हैं, फाइबर्स प्रोटीन को कंटेन किए रहते हैं, जो क्या फॉर्म करते हैं, साइटोस्केलेटन को फॉर्म करते हैं। इसमें इट कंटेन अबाउट 90% वाटर, 7% प्रोटीन, 2% कार्बोहाइड्रेट एंड 1% ETC। कह रहा है कि इसमें अगर हम बात करते हैं तो 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन होता है, 2% कार्बोहाइड्रेट होता है और 1% में बाकी आपके टर्म्स होते हैं। किसके अंदर, साइटोसोल के अंदर। अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल के बारे में। सेल ऑर्गेनेल, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डिफिनिट शेप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बाउंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो लिविंग पार्ट होते हैं सेल के, जो कि डिफिनिट शेप, स्ट्रक्चर और फंक्शन को अचीव करते हैं, और वो बाउंड होते हैं बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंडेड जो लिविंग पार्ट सेल के होते हैं, जो कि जिनका शेप डेफिनिट होता है, स्ट्रक्चर डेफिनिट होता है, फंक्शन पर्टिकुलर हमें बता होता है, वो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। करा है कि ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं, एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं। यानी सेल ऑर्गेनेल्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ये आपका एक फिगर दे रखा है जिसमें आपको दिखाया है सेल मेम्ब्रेन ये दे रखा है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, थिन सेल वॉल है, वैक्यूलस है, और इसके अंदर ही टर्म में साइटोप्लाज्म होता है। अब जब आप इसको देखेंगे तो इसका एक पर्टिकुलर फिगर, चूंकि बोर्ड पर पर्टिकुलर फिगर दिखाई नहीं दे रहा है, आप बुक से देख सकते हैं इस फिगर को। अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, तो उसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, लाइसोसोम्स आते हैं, गोल्गी बॉडीज आता है, वैक्यूल्स आता है और पेरीऑक्सीसोम्स आते हैं। यह है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, यानी इनका जो मेम्ब्रेन होता है वो सिंगल होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मतलब उसके जो मेम्ब्रेन होते हैं, ऐसे समझ जाइए कि उनके जो बाहरी बाउंड्रीज होती है वो डबल मेम्ब्रेन की होती है। बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। These two also have their own DNA material। करा माइटोकॉन्ड्रिया है और प्लास्टिड जो है इनका अपना खुद का डीएनए मटेरियल होता है। और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं, जिनमें मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, तो वो है राइबोसोम, सेंट्रोसोम्स एंड माइक्रोट्यूबुलस। अब बात करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, या पहले सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करते हैं। इट इज द नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन, करा कि यह नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होता है बाउंड ट्यूबुलस एंड सीट। ट्यूबुलस और सीट का बाउंडेड एक मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है, प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज डिस्कवर्ड बाय पोर्टर, क्लाडे एंड फुलम। यह जो है
पोर्टर, क्लॉडे एंड फुलम के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। दीज आर प्रेजेंट इन ऑल सेल एक्सेप्ट, करा कि ये सारे के सारे सेल्स में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड मैमेलियम यूथ्राकैरियोटिक साइट्स की बात करते हैं। इराथेरोसाइट्स, इरेथेरोसाइट, तो मैमेलियम, इरोथेरोसाइट एंड प्रोकैरियोटिक को छोड़ करके बाकी सारे सेल्स में हमारे ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पाए जाते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ऑफ टू टाइप्स, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ईआर कहते हैं। ई फॉर इंडोप्लाज्मिक, आर फॉर रेक्टिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एसईआर और दूसरा होता है आरईआर। एसईआर यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और आरईआर रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आर फॉर रफ, ई फॉर इंडोप्लाज्मिक, आर फॉर रेक्टिकुलम। प्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो तरह का होता है, हम लोगों ने पढ़ा है। पहला होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और दूसरा होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसको शॉर्ट फॉर्म में स्मूथ ईआर और रफ ईआर पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं। मेड ऑफ ट्यूबुलस मेनली, स्मूथ ईआर जो होते हैं वो ट्यूबुलस से मेनली बने होते हैं, लेकिन वहीं अगर रफ की बात करते हैं तो ये साइटर्ना एंड वेसिकल से बने होते हैं। हेल्प्स इन स्टेरॉयड लिपिड्स एंड पॉलीसैकेराइड सिंथेसिस, जो आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं वो हेल्प करते हैं स्टेरॉयड लिपिड्स और पॉलीसैकेराइड को सिंथेसिस करने के लिए। वहीं हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम किसमें हेल्प करता है, तो वो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। वहीं स्मूथ रेक्टिकुलम की बात करते हैं तो ये राइबोसोम्स इसमें एब्सेंट होते हैं, लेकिन रफ की अगर हम बात करते हैं तो इनमें राइबोसोम्स इनके सरफेस पर कंटेंट रहता है। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ ईआर। ईआर के फंक्शन क्या होते हैं, यानी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला फंक्शन है इट इज ओनली ऑर्गेनेल विच सर्व्स ए चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। करा वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के वेरियस रीजन में और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में एक चैनल अगर प्रोवाइड करने का काम कोई करता है तो वो कौन करता है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करता है। और वो चैनल किस काम में आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जो कि जितने भी मटेरियल्स जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर, जितने भी हमारे सेल के अंदर जाते हैं उसमें एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हेल्प करता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनल है। सेकेंड फंक्शन क्या है, इट ऑल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज। बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए सरफेस प्रोवाइड करने का काम भी ये करता है, जो कि साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह वर्क करता है। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट, प्रोटीन, स्टेरॉयड एंड कोलेस्ट्रॉल ईटीसी। करा है कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स जो होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम्स का फंक्शन ये सिंथेसिस करता है किसको, फैट को, प्रोटीन को, स्टेरॉयड को और कोलेस्ट्रॉल को। हमारे जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इनको भी सिंथेसिस करने का काम ईआर ही करता है। एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एसईआर शॉर्ट फॉर्म में है, प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजनस ऑफ बाई प्रोडक्ट। कोई अगर आप किसी स्मूथ अगर ईआर की हम बात कर लेते हैं तो वो एक क्रूशियल रोल निभाता है। अगर आपने कोई पोजेसिनियस यानी जहरीला कोई पदार्थ खा लिया है या ड्रग्स अगर आपने खा लिया है तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, उसको डिटॉक्स करने का काम करता है, उसको दूर हटाने का काम करता है, उसे दूरी बनाने का काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब बात करेंगे गोल्जी ऑपरेटस के बारे में। तो आपकी अब हेडिंग है गोल्जी ऑपरेटस। ये आपका हेडिंग गोल्जी ऑपरेटस है। तो क्या है गोल्जी ऑपरेटस, इसके विषय में बात करते हैं। गोल्जी ऑपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फिल्ड वेसल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन द स्टैक्स is called cisterns along with the some large and spherical vessels।
अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ आपके पास गोल्जी इवेपोरेटस दिया रखा है। ये सिस्टर्न एक ऐसा लगता है जैसे चट्टा लगाया गया, बोरा, जैसे बोरों को एक के ऊपर एक चट्टा लगा करके रखा जाता है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो सिस्टर्न है ये ऐसे बनाया गया है। जो सिस्टर्न है देख रहे हैं, लग रहा है जैसे एक के ऊपर एक बोरा रखा गया है, यानी सैक्स रखे गए हैं, यस यस यस। और ये स्फेरिकल वेसल्स की तरह टर्म में बनद होते हैं और उनके बीच में फ्लूइड फिल्ड होता है। इट वाज डिस्कवर्ड बाई कैमिलो गोल्जी, यह जो है कैमिलो गोल्जी द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, इसलिए इसे गोल्जी ऑपरेटस कहा जाता है। इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट मैमेलियन आरबीसीज सिव सेल्स, करा मैमेलियन के आरबीसीज सिव सेल्स में और प्रोकैरियोटिस में गोल्जी ऑपरेटस क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में फाउंड पाया जाता है। अब बात करेंगे फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटस की। गोल्जी ऑपरेटस के फिगर दे रखा है आपको। अब गोल्जी ऑपरेटस का क्या टर्म है, क्या वर्क करता है? इट फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, इंडोनिफिकेशन, पैकेजिंग एंड सेक्रेशन प्रोडक्ट बाय द वेसिकल्स। वेसिकल्स के थ्रू सेक्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द वेसिकल्स, वेसिकल्स में प्रोडक्ट के सेक्रेशन का, पैकेजिंग का, इंडोनिफिकेशन का, जिसको इंडोनिफिकेशन कह सकते हैं, और स्टोरेज का काम जो भी है वो सारे के सारे क्या करते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स करते हैं। इट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, या लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी वर्क करता है। इट इज सेक्रेटरी ऑफ इन नेचर, ऐसे कह सकते हैं कि नेचर में ये सेक्रेटरी की तरह होता है, जो कि स्टोरेज का, इंडोनिफिकेशन का, पैकेजिंग का और वेसिकल्स में प्रोडक्ट के सेक्रेशन का सारा पार्ट यह खुद ही अदा करता है, इसलिए इसे सेक्रेटरी भी कहा जाता है। ऐसे कह सकते हैं कि पूरे सेल का यह सेक्रेटरी होता है गोल्जी ऑपरेटस। इट हेल्प्स इन द मेलेनिन सिंथेसिस, कह रहा है कि यह मेलेनिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। इट आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में भी ये इन्वॉल्व होता है, यानी गोल्जी ऑपरेटस इन्वॉल्व होता है। तो एक बार आपकी पेपर में पूछा था मेलेनिन के सिंथेसिस के लिए कौन सा सेल ऑर्गेनल वर्क करता है, तो कौन सा सेल ऑर्गेनल आपका वर्क करेगा, गोल्जी ऑपरेटस। 1 मार्क्स क्वेश्चन में की अगर हम बात करते हैं तो आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राइबोसोम्स किसमें एब्सेंट होते हैं, स्मूथ ईआर में कि रफ ईआर में, तो आपका होगा स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर में राइबोसोम्स नहीं होते हैं और इसमें राइबोसोम्स होते हैं इसके सरफेस की तरह। तो ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, हम लोग बात कर रहे थे सेल ऑर्गेनेल के बारे में। सेल ऑर्गेनेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। अब इसके बारे में बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसीज। मैमेलियन के आरबीसीज को अगर हम छोड़ दें तो मैमेलियन आरबीसीज को छोड़ने के बाद जितने भी हमारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें रॉड शेप्ड तरह का जो भी स्ट्रक्चर है साइटोप्लाज्म के अंदर वो क्या है, होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर आपको यहां दिखाई दे रहा है। अब these are also absent in prokaryotes, ये जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। इट वाज फर्स्ट सीन बाय कॉलिकर इन इंसेक्ट सेल इन 1880। 1880 ईस्वी में जो कोलिकर हैं, कोलिकर ने एक इंसेक्ट सेल के अंदर 1880 में एक इंसेक्ट सेल के अंदर पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आप इसके फंक्शन को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों है। इट इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वेयर आउटर मेम्ब्रेन हैज स्पेसिफिक प्रोटीन व्हाइल इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड द फॉर्म ऑफ इन मेम्ब्रेन्स कॉल्ड ट्राइस्टेट। कह रहा है कि यह जो है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन की तरह जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन सेल से बना होता है, और एक इनर मेम्ब्रेन होता है जो कि फोल्डेड टर्म में होते हैं। तो यहां पर जो है जो इनर मेम्ब्रेन आपका होता है, जो आप तो देखिए 2 मेम्ब्रेन से यह बने होते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है
प्रोटीन की स्पेसिफिक के टर्म के लिए यूज किया जाता है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं चेंबर्स को, जिसे हम क्राइस्टी कहते हैं। यहां आपको क्राइस्टी के बारे में दिख रहा होगा, वो आपके यहां देखिए ये चेंबर्स, ये जो आपके चेंबर्स दिख रहे हैं ये क्राइस्टी हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैज ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, इट मेन फंक्शन इज टू प्रोड्यूस, स्टोर एंड रिलीज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्यों इसे कहा जाता है, मैंने कहा कि आप इसके फंक्शन को देखेंगे, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल किस लिए कहा जाता है, क्योंकि जितने भी मेन फंक्शन होता है इसका, प्रोड्यूस, एनर्जी को प्रोड्यूस करना, स्टोर करना और रिलीज करना, ये एनर्जी को, इसीलिए यह पावर हाउस कहा जाता है। द एनर्जी करेंसी ऑफ द वॉल, और ये वॉल की एनर्जी करेंसी होती है, जिसे हम एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे क्वाइन ऑफ एनर्जी कहा जाता है एटीपी को। अब बात करते हैं, इट इज द साइट फॉर सेलुलर रेसिपिरेशन इन एटीपी आर द प्रोड्यूस। कर रहा है कि जो आपके साइट हैं फॉर सेलुलर रेसिपिरेशन, जो भी रेसिपिरेशन करने वाले हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें सेलुलर रेसिपिरेशन जो होता है, जिसको कैरॉफ साइकिल कहा जाता है, वो एटीपी ही प्रोड्यूस करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है, जिसमें आपके दो लेयर, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये क्रेस्टिया है, मैट्रिक्स है, इनका खुद का अपना राइबोसोम्स होता है, खुद का डीएनए होता है इनका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हम अगले ऑर्गेनेल की बात करते हैं, राइबोसोम्स के बारे में, सेल ऑर्गेनेल की। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के जो साइट्स होते हैं उन्हें हम राइबोसोम्स कहते हैं, वो राइबोसोम्स ही होते हैं। ऑल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन्स, यानी जो एंजाइम्स आपके होते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन्स होते हैं, कोडेड बाय न्यूक्लियर डीएनए आर सिंथेसाइज्ड बाय द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। जो भी आपके प्रोटीन्स जो होते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन्स एंजाइम्स होते हैं, वो कोडेड किए जाते हैं डीएनए द्वारा और वो सिंथेसाइज्ड होते हैं साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स के थ्रू। द डीएनए कोड्स आर ट्रांसक्रिप्टेड इनटू द मैसेंजर आरएनए। करा है कि जो डीएनए कोड्स होते हैं आपके, वो ट्रांसक्रिप्टेड होते हैं। ट्रांसक्रिप्टेड का सेंस ये होता है कि वो अगले पीढ़ी तक ट्रांसक्रिप्टेड होकर के अगले पीढ़ी में जब जाते हैं तो उन्हें मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, जिनको एमआरएनए के नाम से जाना जाता है। मॉलिक्यूल्स विच कम्स आउट द न्यूक्लियोलस, वो न्यूक्लियोलस के द्वारा कम्स आउट होते हैं, एंड ट्रांसलेटेड, यानी प्रोटीन को जो सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स अटैच्ड टू द RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। RER के साथ जो राइबोसोम्स अटैच होकर के प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं और वो कम्स आउट होते हैं मैसेंजर के आरएनए के थ्रू, वो RER के फॉर्म में प्रोटीन्स को फॉर्म करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में। फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स की बात करते हैं। राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, तो राइबोसोम्स आर द मेन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। मेन इसकी फंक्शन यही है कि प्रोटीन सिंथेसिस का मेन साइट होता है। सिंथेसाइज्ड प्रोटीन इज ट्रांसपोर्टेड बाय एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और सिंथेसाइज्ड जो प्रोटीन्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के थ्रू। उसी की बात हो रही थी कि आपके जो एमआरएनए है वो सिंथेसाइज्ड डीएनए कोड को लेकर के मॉलिक्यूल्स के टर्म में जाते हैं। ये आपके कुछ विकस, ट्यूबुलस और टर्म के दिए हुए हैं, राइबोसोम्स बनाए गए हैं, इसके कुछ फिगर्स हैं। अब ध्यान दीजिए, प्लास्टिड के बारे में बात करते हैं। प्लास्टिड, इट इज द डबल मेम्ब्रेन डिस्क्वाइडल स्ट्रक्चर फाउंडेड मेनली इन एल्गी एंड प्लांट सेल। करा कि जो प्लास्टिड होते हैं वो एल्गी और प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेन्स होता है, इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन्स होता है। ये डिस्क्वाइडल स्ट्रक्चर के होते हैं। डिस्क्वाइडल स्ट्रक्चर का मतलब इनका क्वाइलिंग का स्ट्रक्चर होता है। बिसाइड बीइंग डिस्क्वाइडल और रोम्बिक इन प्लांट सेल, करा है कि अगर हम डिस्क्वाइडल स्ट्रक्चर की बात करते हैं या रोम्बिक इन प्लांट सेल, और ये प्लांट सेल के अंदर रोम्बिक फॉर्म में होते हैं, रोम्बस, दे ऑकर इन वेरिएबल शेप लाइक एल्गी, और ये अलग अलग शेप्स के भी पाए
जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ डिस्क्वाइडल स्ट्रक्चर के भी होते हैं और उसके साथ साथ ये रोम्बोइक स्ट्रक्चर को भी फॉलो करते हैं। दे कैन यू शेप्ड स्पाइरल क्वाइल्ड रिबन शेप्ड ईटीसी। ये यू शेप के भी हो सकते हैं, स्पाइरल शेप के भी हो सकते हैं, क्वाइल्ड शेप के भी हो सकते हैं, रिबन शेप के भी हो सकते हैं आपके प्लास्टिड, जो कि आपके एल्गी और प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन देम दे आर फॉलोइंग 3 टाइप्स। ये 3 टाइप के होते हैं इनके अंदर पाए जाने वाले पिगमेंट के कारण। वो कौन कौन से टाइप हैं? पहला है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं? दीज आर व्हाइट आर कलरलेस, करा है कि ये व्हाइट और कलरलेस होते हैं, एंड फाउंड इन नॉन फोटोसिंथेसिस टिश्यूज ऑफ प्लांट सच एज रूट, बल्ब, सीड्स ईटीसी। ये जो आपके टर्म्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो व्हाइट और या कलरलेस होता है, और ये नॉन सिंथेसिस, जो सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में वर्क नहीं करते हैं टिश्यूज, उनमें पाया जाता है। और फोटोसिंथेसिस में कौन कौन वर्क नहीं करता है? रूट, क्योंकि सनलाइट वहां तक जाएगी नहीं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा नहीं। बल्ब्स, इसके आउटर टर्म के बल्ब्स हैं। सीड्स, बीज के अंदर जो कि जमीन के अंदर होते हैं, उनमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। दे कैन चेंज इनटू द अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड, करा है कि ये अदर टाइप ऑफ प्लास्टिड में चेंज हो सकते हैं। द प्राइमरी फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स, करा है कि ल्यूकोप्लास्ट का मेन प्राइमरी फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ स्टार्च। ये स्टार्च को स्टोरेज करते हैं, ऑयल को स्टोरेज करते हैं, एंड प्रोटीन, पौधों के अंदर जो भी प्रोटीन पाए जाते हैं उनका स्टोरेज ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ही होता है। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। अगला प्लास्टिड का टाइप है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है? दीज आर कलर्ड प्लास्टिड एक्सेप्ट ग्रीन, करा कि ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन। ग्रीन को छोड़ करके बाकी सारे टाइप के कलर इसमें पाए जाते हैं। ये कलर के होते हैं क्रोमोप्लास्ट। दीज इंपोर्ट कलर टू द फ्रूट एंड फ्लावर, और कह रहा है कि जो आपके क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो फ्रूट और फ्लावर को कलर देते हैं। जैसे आप ऐसे कह सकते हैं कि आपका जो अनार होता है, पोमीग्रेनेट होता है, पपाया होता है, पपाया का येलो कलर को कलर कौन प्रदान करता है, कौन देता है? वो होते हैं क्रोमोप्लास्ट। और फ्लावर को भी कलर यही देते हैं। आखिरी है क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के बाद तीसरा टाइप है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? इट कंटेन क्लोरोफिल, इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। विच इंपोर्ट ग्रीन, वो ग्रीन को इंपोर्ट करते हैं। दीज कलर टू द लीव्स, और वो पत्तियों को यह कलर देते हैं। एंड फाउंड इन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, और ये एरियल पार्ट में पाए जाते हैं। पत्तियों का ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल, और ये ग्रीन जो है ये कलर किसको देते हैं? लीव्स को, इसीलिए लीव्स का कलर ग्रीन होता है। एंड फाउंड इन एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, और ये प्लांट के एरियल पार्ट में पाए जाते हैं जहां से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस यूज कर सकें। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सो इट इज कॉल्ड द किचन ऑफ द सेल, इसलिए प्लांट सेल के अंदर ये इसे किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। अगले सेल ऑर्गेनेल के बारे में बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ऑर्गेनेल्स के अंदर पाए जाने वाले ये टर्म्स हैं। क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट हैव फॉलोइंग 2 पार्ट्स। क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक ग्रेना होता है और दूसरा स्ट्रोमा होता है। क्या है क्लोरोप्लास्ट में? ग्रेना क्या है? इट कॉन्स्टिट्यूएट ऑफ द लैमेलर सिस्टम, कह रहा है कि ये लैमेलर सिस्टम का कॉन्स्टिट्यूएंट है यानी पार्ट होता है। दीज आर फाउंड लेयर्ड ऑन द टॉप, कह रहा है कि ये टॉप पर लेयर्ड फाउंड होते हैं ईच अदर। ये देखिए ग्रेनम दिया हुआ है, और ग्रेनम में देखिए ये लेयर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। दीज स्टॉक्स आर कॉल्ड ग्रेना, और ये जो स्टॉक हैं ये ग्रेना कहलाते हैं। ईच ग्रेनम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के सारे ग्रेनम इज फॉर्म्ड बाय द सुप्रीमपोज्ड क्लोज्ड कंपार्टमेंट कॉल्ड थैलाकॉइड्स। कह रहा है कि ये सुप्रीम क्लोज्ड जो टर्म्स हैं ये टोटल के टोटल, ये जो आपके ग्रेना दिख रहे हैं ये होते हैं थैलाकॉइड्स कहलाते हैं।
अब बात करते हैं इनके फंक्शन के बारे में, ग्रेना के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। दे आर द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, आर दे कंटेन फोटोसिंथेसिस पिगमेंट क्लोरोफिल। करा है कि ये जो फंक्शन की अगर हम इस टर्म में बात करते हैं तो यहां पर अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेना पाया जाता है ये फोटोसिंथेसिस का क्या है, पार्ट है। ये फोटोसिंथेसिस का साइट है जो कि फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल के पिगमेंट बनाने में हेल्प करता है। फोटोसिंथेटिक यूनिट, इसे फोटोसिंथेटिक यूनिट भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रोमा के बारे में। स्ट्रोमा क्या है आपका? इट इज अ ग्रेनुअल ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, यह एक ग्रेनुअल ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस होता है। ऑल्सो कॉल्ड एज अ आर मैट्रिक्स, इसे मैट्रिक्स भी हम कहते हैं। ग्रेना आर द इम्बेडेड इन इट, ग्रेना इन्हीं में इम्बेडेड होता है। बिसाइड ग्रेना दे ऑल्सो कंटेन लिपिड ड्रॉपलेट, करा है कि ग्रेना के अलावा आपके स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या और पाए जाते हैं, लिपिड ड्रॉपलेट होते हैं, स्टार्च ग्रेन्स होते हैं और राइबोसोम्स भी इसी स्ट्रोमा के अंदर पाए जाते हैं। ये आपका फिगर है क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाने वाले ग्रेनम, थाइलाकॉइड्स और स्ट्रोमा का। अब बात करते हैं वैक्यूलस की। वैक्यूलस क्या होते हैं? दे आर मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन, यह मेम्ब्रेन बाउंडेड रीजन होता है इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर कंटेनिंग वाटर एंड अदर सब्सटेंस, जो कि वाटर और अदर सब्सटेंस को कंटेन किए रहता है। दे आर बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, ये एक सिंगल मेम्ब्रेन द्वारा बाउंडेड होते हैं, नोन एज टोनोप्लास्ट। और देखिए इसके अंदर ये टोनोप्लास्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। इन एनिमल सेल्स वैक्यूलस आर अब्सेंट, कह रहा है कि या तो एनिमल सेल में या तो वैक्यूलस अब्सेंट होते हैं, आर स्मॉलर इन साइज, नहीं तो बहुत कम स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। इन प्लांट सेल, प्लांट सेल्स की बात करते हैं, अ सिंगल लार्ज वैक्यूल, एक सिंगल लार्ज वैक्यूल्स आपको दिखाई पड़ता है, इज फाउंड विच ऑक्युपाइज, फाउंड वो पाया जाता है अबाउट 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, उस पूरे सेल का 90% वॉल्यूम अकेले किसके पास होता है? वैक्यूल्स के पास होता है, और बाकी 10% में अलग से सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं। फंक्शन क्या होते हैं भाई वैक्यूल्स का? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ सेल, सेल के अंदर पाया जाने वाला जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसे ये मेंटेन करता है। एंड स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, और ये टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जैसे वास्ट प्रोडक्ट, जितने भी वास्ट प्रोडक्ट होते हैं, वाटर, शुगर, प्रोटीन ईटीसी ऑफ प्लांट सेल, उनको ये अचीव करता है या रिसीव करता है या स्टोर करता है। तो वैक्यूल्स के अंदर ही जितने भी पौधों के ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म के बाद जितने भी आपके मेटाबॉलिक टॉक्सिक मेटाबॉलिक सब्सटेंस बच जाते हैं, वो सारे के सारे इसी के अंदर स्टोर होते हैं, वैक्यूल्स के अंदर। लाइसोसोम्स, सुसाइडल बैग्स, सुसाइडल बैग्स क्या होते हैं, यानी लाइसोसोम्स के बारे में हम बात करेंगे। They are teeny membrane bound cell organelle containing powerful digestive enzyme for the intercellular digestion. Intercellular digestion के लिए यह एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अचीव करते हैं, और ये टीनी मेम्ब्रेन होते हैं बाउंड सेल ऑर्गेनेल। यह एक बाउंड सेल ऑर्गेनेल के जो टीनी मेम्ब्रेन को अचीव करने वाले एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो कि इंटरसेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लाइसोसोम्स अब्सेंट इन आरबीसीएस, रेड ब्लड कार्पुसेल्स में लाइसोसोम्स अब्सेंट होते हैं। लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के द्वारा लाइसोसोम सिंथेसाइज किए जाते हैं। एंड एंजाइम प्रेजेंट इन इट, और इनके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, आर सिंथेसाइज्ड बाय आरईआर, और यह रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं। बात करते हैं अब इनके फंक्शन के बारे में। फंक्शन की बात करते हैं। देयर मेन फंक्शन इज फैजी, इट मींस डाइजेशन, मींस दे ब्रेक डाउन वर्न आउट सेल पार्ट, ये सेल पार्ट को वर्न आउट कर देते हैं। फैजी फेसेस का, दे आर काइंड ऑफ वास्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, इन्हें हम ऐसे कह सकते हैं कि ये वास्ट डिस्पोजल ऑफ द सिस्टम सेल के होते हैं। They help in digestion for the foreign materials
लाइक इन्वेडिंग वायरसेस एंड बैक्टीरिया इन द सेल। कह रहा है कि ये हेल्प करते हैं इन द डाइजेस्टिंग फॉरेन, कह रहा है कि ये डाइजेस्टिव फॉरेन मटेरियल्स के लिए, यानी जो बाहरी मटेरियल्स आते हैं उनके डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं। जैसे वायरस और बैक्टीरिया हो गए सेल के अंदर, सेल के अंदर कोई वायरस और बैक्टीरिया आ गए तो उनके डाइजेशन में ये हेल्प करते हैं, जिनको हम फॉरेन मटेरियल कह सकते हैं। सुसाइडल बैग, एक्चुअल मीन है सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, इसके विषय की बात करते हैं। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में जब डिस्टर्बेंस होता है, दैट इज इन केस ऑफ सेल डैमेज, जब सेल डैमेज होता है, लाइसोसोम्स ब्रस्ट, लाइसोसोम्स ब्रस्ट हो जाते हैं एंड देयर एंजाइम्स आर रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। तो इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज होते हैं साइटोप्लाज्म की तरफ, विच डाइजेस्ट देयर ओन सेल, जो उनके खुद के सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। सो दे आर आल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग, इसीलिए इन्हें हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बिटवीन में हमें डिफरेंस देखना है। ये आपके प्लांट सेल है और ये आपका एनिमल सेल है। क्या क्या डिफरेंस होता है? कंटेन क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, वहीं एनिमल सेल में कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि एनिमल सेल फोटोसिंथेसिस करते ही नहीं है। हैव अ सेल वॉल टू मेंटेन स्ट्रक्चर एंड रिगिडिटी, रिगिडिटी को मेंटेन करने के लिए प्लांट सेल के अंदर जो है, सेल के अंदर सेल वॉल होता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होता, क्योंकि वो चेंजेबल होते हैं। लेकिन प्लांट के सेल वॉल इसलिए होते हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर और उनके रिगिडिटी को मेंटेन रख सके। यूजुअली डू नॉट कंटेन लाइसोसोम्स एंड पेरिऑक्सोसोम्स, प्लांट सेल के अंदर पेरिऑक्सोसोम्स और लाइसोसोम्स नहीं होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल के अंदर, तो इसके अंदर सेलिया और फ्लैजियला के अंदर ये टर्म होते हैं। सेल्स आर स्क्वायर एंड रिगिड आर ज्योमेट्रिकल शेप्ड, करा प्लांट सेल्स जो होते हैं वो स्क्वायर शेप में हो सकते हैं, रिगिड हो सकते हैं, या किसी ज्योमेट्रिकल शेप के हो सकते हैं। वहीं एनिमल सेल जो होते हैं वो फ्लूइडिक होते हैं, फ्लूइडिक टर्म के होते हैं, एंड फ्लेक्सिबल एंड मेनी शेप, और कई सारे शेप को रखते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता। लिमिटेड मूवमेंट, प्लांट सेल का जो मूवमेंट होता है वो लिमिटेड होता है, एक पर्टिकुलर रीजन तक का ही होता है। लेकिन एनिमल सेल की बात करें, सेल कैन मूव अराउंड, जबकि एनिमल सेल जो होते हैं चारों तरफ मूव, घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं, हैव वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, अगर हम बात करते हैं प्लांट सेल के अंदर, तो प्लांट सेल के अंदर एक सेंट्रल वैक्यूल होता है बहुत बड़ा। वहीं अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो हैव लाइसोसोम्स, इनके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं, और हैव अ स्मॉल आर नो वैक्यूल्स, इनके अंदर कोई, मतलब इनके अंदर की अगर हम बात करते हैं तो इनकी वैक्यूल्स, या तो वैक्यूल्स होता ही नहीं है, नहीं तो बहुत छोटा वैक्यूल्स होता है। ये डिफरेंस था आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल का, और ये आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल का फिगर है। New cells are formed in an organism in order to grow, to replace old, dead and injured cell, and to form a zymate required for the reproduction. सेल डिवीजन होता क्या है? सेल डिवीजन के विषय की बात करते हैं। तो जो नए सेल का फॉर्मेशन, किसी भी ऑर्गेनिज्म में नया सेल अगर फॉर्म हो रहा है, किस ऑर्डर में, अगर वो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा हो, या रिप्लेस किया हो किसको, किसी ओल्ड सेल को, या डेड सेल को, या किसी इंजर्ड सेल को, किसी इंजर्ड सेल को कोई नया सेल रिप्रोडक्शन करके एक नया जाइमेट फॉर्म करता है, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और एक नए सेल का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल डिवीजन कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच द न्यू सेल्स आर मेड, यह प्रोसेस जिसके द्वारा नया सेल्स मेड होता है, इज कॉल्ड सेल डिवीजन, इसे ही हम सेल डिवीजन कहते हैं। और सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, एक होता है मियोटिसिस और दूसरा होता है मियोसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं मिटोसिस। मिटोसिस की बात करते हैं, दे आर टू टाइप्स।
द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच द मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड द मिटोसिस। किसी भी सेल डिवीजन का वो प्रोसेस जिसके द्वारा बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मिटोसिस प्रोसेस कहते हैं। इन दिस प्रोसेस ईच सेल्स कॉल्ड मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म द आइडेंटिकल डॉटर सेल। इस अगर हम प्रोसेस की बात करते हैं तो जितने भी सेल होती है उसे हम मदर सेल कहते हैं, और वो डिवाइड होकर के कौन सा सेल बनाती है? डॉटर सेल फॉर्म करती है। द डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज द मदर सेल। मदर सेल में जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं डॉटर सेल में भी उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर द टिश्यूज इन ऑर्गेनिज्म, और ये हेल्प्स करते हैं ग्रोथ और रिपेयर करते हैं टिश्यूज को इन ऑर्गेनिज्म के अंदर। मिटोसिस के प्रोसेस की बात यहां देखिए, आपका ये पेरेंट सेल है, जिस पेरेंट सेल जो है देखिए डिवाइड हुआ है और डिवाइड होकर के डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया है। आप इस आइडेंटिकल थ्योरी को कई अनदर पैटर्न से भी आप ज़ैमेट टर्म्स को बना सकते हैं। अब देखिए मियोसिस प्रोसेस, तो ध्यान दीजिए पेरेंट सेल एक डॉटर सेल के रिप्रोडक्शन टर्म में फॉर्म हुआ है और फिर वो डबल डॉटर बना दिया है, लेकिन यहां पर जो पेरेंट सेल होता है वो डबल लेयर के डॉटर टर्म में मिटोसिस प्रोसेस में आता है और वो डबल डॉटर को फॉर्म करता है। मियोसिस स्पेसिफिक सेल ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर टिश्यूज इन एनिमल्स एंड प्लांट डिवाइड टू फॉर्म अ जाइमेट व्हिच आफ्टर द फर्टिलाइजेशन गिव टू राइज द ऑफस्प्रिंग। सेंस कर रहा है कि वो स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर टिश्यूज, एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स और टिश्यूज जो कि एनिमल और प्लांट सेल में होते हैं और वो डिवाइड होकर के जाइमेट को फॉर्म करते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद ऑफस्प्रिंग के ग्रो करने में हेल्प करता है। दे डिवाइड बाय अ डिफरेंट प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। ये जो सेल्स होते हैं ये जिस डिफरेंट प्रोसेस से डिवाइड होते हैं उन्हें हम मियोसिस कहते हैं, विच इन्वॉल्व्स टू कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन, जिनमें दो कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन इन्वॉल्व होता है। जैसे यहां ध्यान दीजिए, एक का दो हुआ है और इस दो का दो अलग हो गया है, इस प्रोसेस को मियोसिस कहा जाता है। और ये कॉन्सिक्यूटिव होते हैं और फिर इसके भी दो हो जाएंगे, इसके भी दो हो जाएंगे, ये भी दो पेरेंट सेल बन जाएगा, ये पेरेंट सेल बनेगा तो इसके भी दो डॉटर सेल हो जाएंगे। When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cell instead of just 2। कह रहा है कि जब कोई मियोसिस के थ्रू कोई सेल हमारा डिवाइड होता है तो ये 4 न्यू सेल को डिवाइड करता है इंस्टेड ऑफ जस्ट 2, दो बनने के अपेक्षा। द न्यू सेल्स हैव ओनली हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और इनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं देन दैट ऑफ द मदर सेल के अलावा। और ये क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है इसमें नहीं दिखाया गया है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर, ये सिर्फ प्रोसेस के टर्म को दिखाने के लिए बनाया गया है। एक्चुअल में जो क्रोमोसोम्स के नंबर को दिखाने के लिए एक स्पेसिफिक और एक बिग स्क्रीन का जरूरत होता है, वो अलग से आप बुक में देख सकते हैं।